स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दा शिक्षा कैपिटल पे। आज हमारी जो क्लास है वो यूजीसी नेट स्पेशल या हम कहें जीडीसी, इन दोनों क्लासों को ध्यान में रखे मैंने कुछ आपके सामने प्रश्न तैयार किए हैं, जो कि अगर मैं देखा जाए तो यूजीसी नेट के 2010 से, ये मैं अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि 2010 से और 2026 यानी अभी जो जनवरी में पेपर हुआ है, दिसंबर वाला जो पेपर जनवरी में क्या होता ही है, तो यहाँ तक सभी के सभी प्रश्न अभी तक जितने आदिकाल में पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात कि सिर्फ यूजीसी नेट के नहीं है, अगर जीडीसी 2021 और 13 और फिर 8 में जितने पेपर आए थे सभी के सभी पेपरों में से जितने आदिकाल के प्रश्न बने थे सभी के सभी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी पेपरों जो लेवल होगा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 2010 के समय में जो पेपर था वो लेवल कुछ और था और 2026 का जो लेवल है वो कुछ और है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि आगे 2 घंटे मेरे साथ बने रहें। और ये 115 के समथिंग में प्रश्न हैं, ठीक है, 115 लगभग में प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लेते हैं, अगर इनमें आपके कम से कम अगर मैं कहता हूं 80 से 85 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आदिकाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि सिर्फ मैं प्रश्न आपको उत्तर नहीं, इनके साथ में हो सकता है कुछ व्याख्या भी बताता चलूं कि कुछ इनके बारे में और जानकारी भी साथ साथ में देता चलूं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों में। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है बाबू, वो कौन सा प्रश्न है? तो ये प्रश्न आपका ये सामने रहा कि क्वेश्चन है भैया कि सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों और अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्वाभाविक श्रेणी यानी स्वभावता, अनुभूतियां और दशाओं, इनसे कोई संबंध नहीं था, ऐसे ही वो रचना लिखते जा रहे थे। तो ये सिद्ध और नाथ के संदर्भ में याद रखना। एक बात मैं सिद्धों की बात कर देता हूँ कि चलो इनके बारे में बाद में करता हूँ। ये कथन किसका है बाबू? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। अच्छा, थोड़ी यहाँ पे बात हुई है सिद्धों की, तो मैं इनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले हम सिद्धों की बात करते हैं। याद रखना सिद्धों की संख्या कितनी थी भाई? 84 थे। याद रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो कवि हुए थे वो कौन हुए थे? सबसे ज़्यादा चर्चित जो हुए थे वो सरहपा थे। कौन थे? सरहपा थे। कौन थे भैया? सरहपा। इनको राहुल सांकृत्यायन ने, कौन? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। सरहपा की एक रचना बड़ी चर्चित है जिसका नाम है बाबू दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। अच्छा, दूसरी बात सरहपा के बारे में और कुछ जानकारी है कि सरहपा को इनकी रचना चर्चित कौन सी है? दोहा कोश। और सरहपा को सरहपाद और सरोज वज्र के नाम से या फिर राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धों के बारे में कुछ खास जानकारी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात अगर मैं आपको बताता हूँ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 रचनाएं लिखी थे। एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से लिखी थी। कौन सी लिखी थी? हिंदी साहित्य की भूमिका। और एक लिखे थे हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, और एक लिखते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव और बाबू विकास। जो भूमिका थी इनकी रचना ये 1940 में लिखी थी। और ये जो 2 रचनाएं थी, ये दोनों रचनाएं 1952 में लिखते हैं। ये इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक उपन्यास बड़ा चर्चित है जिसका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये बाण भट्ट की आत्मकथा याद रखना यूजीसी नेट के सिलेबस में
लगा हुआ है और इससे हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी उससे कथन पूछे गए थे। तो हर बार एग्जाम में इनसे बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह, ठीक है, ये सभी के सभी उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये कब लिखा था बाबू? तो 1940 में लिखा था। हिंदी साहित्य का 1929 में, 40 में नहीं बाबू, 1929 में, ठीक है, 1929 में लिखा था। ठीक है, बहुत बढ़िया जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है ये। इसमें विधेयवादी पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ने इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। किस रूप में? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का एक हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी। ठीक है, हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 1946-42 के समथिंग में ये लिखा गया था। ठीक है, 1942 में, 1942 में, ठीक है, 40 में नहीं बाबू, 1942 में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी एक रचना बड़ी फेमस है, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, तो सभी लोग इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं और आप अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे ताकि एग्जाम में हर बार यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक के प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन है? निम्न कवियों का उल्लेख करते हैं, वो कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बताना ही है। ठीक है, देखो इनके बारे में तो कौन कौन से हैं भाई कवि, वो याद रखना। ठीक है, वो कौन कौन से कवि हैं? देखो, मधुकर कवि, श्रीधर, देवसेन, सोमप्रभु सूरी, विद्याधर। तो याद रखना मधुकर और श्रीधर ये तो अपभ्रंश के अंतर्गत इन्होंने नहीं किया है, इनका उल्लेख किया है। कौन कौन है? वो देवसेन है, सोमप्रभु सूरी हैं और विद्याधर हैं। याद रखना इन तीनों को अपभ्रंश के अंतर्गत उल्लेख करते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इन्होंने इनका उल्लेख किया है। ये कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल 3, 4 और 5, केवल 3, 4 और 5 इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत किनको रखते हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने रचना रही। ठीक है, रचना है भैया आपके सामने कि कीर्तलता किस भाषा की रचना है? अवट्ट है, अपभ्रंश है, मैथिली है, ब्रज है। तो सभी लोग विद्यापति के बारे में पढ़े होंगे अच्छे से, क्योंकि सिलेबस में भी विद्यापति हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी विद्यापति हैं और बहुत सारे एमए के जो है सिलेबस में भी बहुत यूनिवर्सिटियों में विद्यापति जी हैं। तो उनकी पदावली तो आप लोग जानते हैं, बहुत चर्चित है। और विद्यापति को अभी विद्यापति के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कीर्तलता जो है किस भाषा की है। तो भैया किस भाषा की? अवट्ट भाषा की है। सिर्फ कीर्तलता ही नहीं, एक रचना इनकी और है। कौन सी है भाई? कीर्ति पताका। कौन सी बाबू? कीर्ति पताका। ये दोनों अवट्ट भाषा में है। इनकी एक रचना बड़ी चर्चित है मैथिली भाषा में, जिसका नाम है पदावली, विद्यापति की पदावली। इसी पदावली में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक ग्रंथ बताया है। इसी प्रकार से इन विद्यापति के पदावली को भी, पदों को भी याद रखना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विद्यापति के पदावली के संदर्भ में बड़ा चर्चित कथन है। ठीक है, याद रखना ये वही पदावली है जिसके बारे में निराला ने कहा था नागिन की लहर। ठीक है, नागिन की लहर कहते हैं इनके बारे में, नागिन की लहर कहते हैं। दूसरी बात अगर बात करें तो पदावली ये वही पदावली है जिसके कारण विद्यापति, ठीक है, विद्यापति बाबू मैथिल कोकिल कहलाए थे, कि मैथिल कोकिल कहलाए थे, मैथिली भाषा का कोयल। ठीक है, मैथिल
कोकिल कहलाए थे। याद रखना विद्यापति। विद्यापति के बारे में अगर मैं और बात कर लूँ तो इनको याद रखना अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इनकी खास, ठीक है, जो बातें थी वो मैंने आपको। अच्छा, थोड़ी और बात बता दूं, कीरलता जो रचना है वो राजा कीरत सिंह के संदर्भ में है। राजा कीरत सिंह के संदर्भ में है। राजा किसके? कीरत सिंह के संदर्भ में है। और जो कीर्ति पताका है वो राजा शिव सिंह के संदर्भ में है। राजा शिव सिंह के संदर्भ में है। राजा शिव सिंह के संदर्भ में है। कहते हैं रजलुद्द असलाम। इसी प्रकार की एक पंक्ति मुझे याद आ रही थी, थोड़ा भूला हुआ। रजलुद्द असलान विक्रम बले हारल, पास 22 राय गए ने सर मारल। ये कीर्तलता की एक पंक्ति है जो कि बड़ी चर्चित पंक्ति है, एग्जामों में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इनके बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। बहुत जानकारी मैं दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी क्या है, सिर्फ आपको प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ और बता दूँ यहीं पर, अगर आप लोग लगे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों को, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, ठीक है, इस देखा जाए तो कई प्रकार इस टाइम, एक तो हमारा नेट जून 26, ठीक है, एक हमारा जीडीसी का पेपर है, जीआईसी डिग्री कॉलेज, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एक ये हो गया, और एक हमारा हो गया टीजीटी पीजीटी, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम हैं। इन तीनों एग्ज़ामों की मैंने अच्छे से टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। अगर आप लोग इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो इतना मान के चलो कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरी बात समझा दूँ उसके बाद कहना, ठीक है। नेट के प्रश्नों की मैं बात करूँ तो कम से कम मैंने 10,000 प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है, 10,000 प्रश्न तैयार किए हैं। और ये 1 से 10 यूनिट, याद रखना, ऑल 1 से 10 यूनिट जितने प्रश्न बन सकते हैं, एक एक कहानी से, एक एक नाटक से, एक एक निबंध से, एक एक कविता से, सभी के सभी प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। अभी इससे पहले मैंने मात्र 1 महीने मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी, और न सिर्फ नाटक और निबंध की सिर्फ क्वेश्चन हो पाए थे, इतना समझ लेना, 1 महीने में, ठीक है। और जितने नाटक निबंध में क्वेश्चन बने थे एग्जाम में, सभी के सभी एग्जाम में मेरे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बने हुए थे, क्योंकि अंदर मैंने टेस्ट सीरीज के बनाते वक्त कुछ छोड़ा ही नहीं था। जितने पॉइंट बन सकते थे, जितने कथन बन सकते थे, आपको मैं हर चीज़ वो देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से ये यूजीसी नेट स्पेशल है मात्र 499 रुपये में, ठीक है। और जीडीसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, यानी ओवरऑल पूरे सिलेबस पे मैंने 3000 प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है, 3000 प्रश्न तैयार किए हैं। और याद रखना, इनमें कुछ इतिहासकारों को मैंने खास ध्यान में रखा है। एक तो शुक्ल का कोई कथन छूटने नहीं पाया है, ठीक है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, ठीक है, इनसे मिला के प्रश्न तैयार किए मैंने। और एक है हमारे कौन, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, और एक है हमारे कौन, नगेंद्र, और एक हमारे एचपीटी, ठीक है, एचपीटी। इनसे मिलाते हुए इन सभी इतिहासकारों के मतों के साथ मैंने 3000 प्रश्न तैयार किए हैं जीडीसी में। आपको मात्र 90 प्रश्न करने हैं, ठीक है। अगर आप लोग सही से मेरा साथ दिए एग्जाम तक, तो ये वादा है कि आपको जीडीसी में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। पेपर आएगा, मैं दिखा दूंगा। याद रखना, इसकी भी फीस मात्र मैंने 499 रुपये रखी हुई है, और टेस्ट सभी के सभी ऑनलाइन मोड में होंगे। टीजीटी पीजीटी की भी फीस 300, इसकी फीस भी 499 है, ठीक है। और इसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न आपको मैंने तैयार किए हैं, लगभग में 2 से 3000 प्रश्न, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। और दूसरी बात, अगर किसी को चाहे जीडीसी का सिलेबस यानी जीडीसी के नोट्स चाहिए हिंदी के,
वो संपर्क करें। नेट के नोट्स चाहिए वो संपर्क करें, ठीक है। या फिर टीजीटी पीजीटी के अगर नोट चाहिए तो संपर्क करें। सभी के नोट, सभी की प्राइस एक ही है 499 रुपये में। और अगर सभी का सिलेबस आपका लेना चाहते हो तो मात्र 1499 रुपये में आपको संपूर्ण थ्योरी के साथ प्रैक्टिस नोट्स सब कुछ दिए जाएंगे। आप लोग संपर्क कर लें। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क कर सकते हैं। देखो नंबर है कि 9026, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 9026 22 4386 इस नंबर पे आप लोग 9026 22 4386 इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे कि सर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, किसकी चाहिए वो बताना है, और आपको जो है पे करके आपको वो टेस्ट सीरीज में ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो कि इन सभी टेस्ट सीरीजों को मैं 5 मार्च 2026, याद रखना 5 मार्च, कितने, होली के जस्ट बाद 5 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू है, ठीक है। कब से? 5 मार्च से आपके एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीजें चलेंगी, ठीक है। चलो, तो इतनी मुझे जानकारी देनी थी जो मैंने दे दी है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, देखो, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी? तो अवहट्ट भाषा में रचना भैया किसने की थी? तो मैंने आपको बता दी, नहीं बताई? अच्छा बता दिया। देखो ये थे हमारे कौन? अब्दुल रहमान। इनकी रचना थी, एक बड़ी चर्चित रचना थी संदेश रासो, यानी संदेश रासक। कौन से थे? संदेश रासक। एक विरह काव्य है ये। क्या है? विरह काव्य है, ठीक है। भला हुआ जो मारिया बहन महारा कंतु, ठीक है। ये बहुत चर्चित पंक्तियाँ इनकी अब्दुल रहमान की। अमीर खुसरो के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो याद रखना इनकी पहेली और मुकरियाँ बहुत चर्चित हुई थी। याद रखना इनको सितार का जनक भी कहा जाता है, सितार का जनक भी कहा जाता है। दूसरी बात, अमीर खुसरो के बारे में एक याद रखना, इनको कवियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवियों का राजकुमार कहा जाता है, कवियों का राजकुमार कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवियों का राजकुमार कहा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में और अगर मैं बात करूं तो हाँ, इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। क्या नाम था भैया? निजामुद्दीन औलिया था। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था। इनके बारे में एक किंवदंती बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बार की बात है कि अमीर खुसरो कहूँ थे और अमीर खुसरो से कोई शायद कहता है, तो कहते हैं कि शायद निजामुद्दीन औलिया ही कहते हैं या कोई कहता है, तो कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये पंक्ति बड़ी चर्चित हुई थी। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि इनको तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर आपको हिंदी के बारे में कुछ, अगर आपको कुछ हिंदुस्तान के बारे में जानना है तो मुझसे हिंदी में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। याद रखना कुतुबुन की एक रचना है, बड़ी चर्चित रचना हुई थी जिसका नाम था मृगावती। क्या नाम था बाबू? मृगावती, वेरी इंपॉर्टेंट। मंझन की रचना कौन सी है? मधुमालती। याद रखना कौन सी भैया? मधुमालती। ये सभी रचनाकार, याद रखना सभी रचनाकार सूफी काव्य से संबंधित हैं। किससे? सूफी काव्य से संबंधित हैं। तो जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको दे दी, और इतने एग्जाम में बनने वाले प्रश्न भी हैं। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आपको बताना है बाबू कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। याद रखना आल्हा ये वही रचना है जिसको हम परमाल रासो कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाल रासो कहते हैं। परमाल रासो रचना किसकी है? तो बाबू जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। इसी परमाल रासो को 1565 में चार्ल्स इलियट, ठीक है, हाँ चार्ल्स इलियट जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है। चार्ल्स इलियट प्रकाशित कराते हैं परमाल रासो आल्हा खंड, ठीक है। याद रखना इसमें आल्हा और उदन जो दो वीर थे उनकी जो है
वीरता का वर्णन है। इसकी एक पंक्ति बड़ी चर्चित है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि परमाल रसू आल्हा खंड की कि 12 बरस ले कुकर जुवे यर तेरा लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन को धिक्कार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। देखो ये प्रश्न आपके सामने आ गया है कि इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो खुमार रासु किसकी रचना है? दलपति विजय की है, तो ए का हमको तीसरा देखना है। ए का तीसरा किसमें मिल रहा है? तो ए का तीसरा हमको इसमें मिल रहा है, देख लिए। परमाल रासु किसकी रचना है बाबू? जगनी की है। बीसल देव रासु किसकी है? तो बीसल देव रासु किसकी है? नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासु किसकी है? तो चंद बरदाई की है। किसकी है? चंद बरदाई की रचना है। सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, देखो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। पुष्पदंत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनको इन्होंने 10वीं शताब्दी, इनका समय क्या है? 10वीं शताब्दी। याद रखना, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो शिव सिंह सेंगर ने माना था। किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने माना था। किसने माना था भैया? शिव सिंह सेंगर ने माना था। जगनी की रचना मैंने बताई दी, चंद बरदाई की रचना मैंने बता दी। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है बाबू? पृथ्वीराज रासो। अच्छा, पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ कि बता चुका हूँ। पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। कौन से? पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए तो क्या है कि इसमें कुल 69 समय है। समय मतलब सर्ग, ठीक है? 69 समय या सर्ग है। याद रखना, इसमें 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इनके संदर्भ में कुछ और, तो और क्या कर सकता हूं कि इस रचना को पूरा किसने किया था? किसने किया था? तो इनके पुत्र थे जल्हड़, उन्होंने पूरा किया था। अच्छा, किसने पूरा किया था भैया? जल्हड़ ने पूरा किया था। याद रखना, इसमें टोटल 69 समय, इस मतलब कुछ 2-3-7 सर्ग शायद इन्होंने जोड़े थे आगे, ठीक है? चलो फिलहाल कोई नहीं, इतने बारे में इनकी जानकारी। इसके 4 संस्करण भी निकले थे, ये भी है, याद रखना इसके 4 संस्करण निकले थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध सिद्धों को कहा जाता है। मैंने बताया सिद्ध कितने थे? तो सिद्ध कितने थे बाबू? 84 थे, ठीक है? बौद्ध जो नाथ थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 9 थी। जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वो कौन थे? गोरखनाथ थे। कौन थे बाबू? गोरखनाथ थे। याद रखना, इनकी जो रचना थी वो गोरखवाणी, ठीक है? गोरखवाणी, ठीक है? ये भी चर्चित रचना है, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। फिर से बात, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। आपको भाई इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है, तो काव्य भाषा के साथ सुमेलित कर लें। विजयपाल रासो, चर्या गीत, विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो। तो विजयपाल रासो, देखो चर्या गीत हमारी किसमें थी? वो संधा भाषा में थी, क्योंकि चर्या गीत थी किसकी? सबरपा की थी। किसकी थी? सबरपा। और सबरपा सिद्ध थे, तो उनकी भाषा किसमें हो जाएगी? संधा भाषा। तो बी का तीसरा इसी में मिल रहा है 2, 3, 4, ठीक है? 2, 3, 4 और 1, ठीक है? तो अब मिला देते हैं। विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में, चर्या गीत संधा भाषा में, विद्यापति की पदावली ये किसमें थी? मैथिली भाषा में, पृथ्वीराज रासो हिंदवी शब्द में, ठीक है? हिंदवी ये डिंगल राजस्थानी भाषा थी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो
आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? कब से माना जाता है भैया? आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत से नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? बहुत बढ़िया, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभु सूर्य। तो किसे को माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। याद रखना, स्वयंभू की रचना कौन सी थी? वो पौमचर्यु थी। कौन सी थी भैया? पौमचर्यु थे। कौन सी थी? पौमचर्यु। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारा, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है बाबू? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। याद रखना, रामचरितमानस या पृथ्वीराज विजय या पद्मावत, इनको नहीं माना जाता है। पद्मावत किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं, किसकी? जायसी की है, ठीक है। इसमें कितने खंड हैं? तो 57 खंड है। कितने खंड है भैया? 57 खंड है। इसका एक सबसे चर्चित खंड कौन सा है? तो उसका नाम है नागमती वियोग खंड। कौन सा है? नागमती वियोग खंड। पृथ्वीराज रासो जयानक की है। किसकी है? जयानक कवि थे आदिकाल में, ठीक है। पृथ्वीराज विजय नहीं, पृथ्वीराज वो। रामचरितमानस तो आप लोग सभी लोग जानते हैं किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी है बाबू? तुलसीदास की। कब लिखी गई थी? तो 1574 में लिखी गई थी। संवत की बात करें तो 1631 संवत में ये रचना लिखी गई थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग मिलता है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे, बताएं। तो सभी लोग पता है किस भाषा में? डिंगल। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो डिंगल में किया जाता है। किसमें? डिंगल में किया जाता है। देखो, मैं आपको डिंगल और पिंगल के बारे में बताता हूँ। देखो, ये एक भाषा है डिंगल और एक है पिंगल, ठीक है। ये डिंगल भाषा थी, वो राजस्थानी राजस्थानी और साथ मिला के खड़ी बोली थी, ठीक है। खड़ी बोली के मेल से बनी थी, ठीक है। और पिंगल जो थी वो राजस्थानी प्लस जो है ब्रज भाषा से बनी थी। किससे? ब्रज भाषा। इन दोनों से मेल से भाषा ये बनी थी, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक। ये दोनों की भाषाओं का मेल हुआ था तब जाके हुए। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। तो याद रखना, हेमचंद्र शब्दानुशासन या हिंदी शब्दानुशासन ये एक प्राकृत व्याकरण था, जो कि किसने लिखा था? किसने लिखा था बाबू? तो प्रेमचंद ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। याद रखना, स्वयंभू की रचना का नाम क्या मैंने बताया? पौमचर्यु था। कौन था? पौमचर्यु था। इंपॉर्टेंट है। चलो, सरहपा की रचना का नाम भी देख लो। क्या नाम था भैया? दोहा कोश नाम था। क्या नाम था? दोहा कोश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। खलिक बारी किसकी रचना है? तो खलिक बारी किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं किसकी है? किसकी है? अमीर खुसरो की है। किसकी है भैया? अमीर खुसरो की है। इंपॉर्टेंट है खलिक बारी रचना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? पूछा है, संगत है। प्रश्न बढ़ते हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल, सही है। खुमार रासो जगनी की नहीं है, दलपति विजय की है। किसकी है बाबू? दलपति विजय की है। विजयपाल रासो किसकी है? परमाल रासो जगनिक की। देखो, परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है, ठीक है। और विजयपाल जो रासो रचना है
नल सिंह भाट की है। किसकी है? नल सिंह भाट की है। किसकी बाबू? नल सिंह भाट की रचना है। ठीक है, हाँ, तो बीसर देवरासो इंपॉर्टेंट है, ये चर्चित रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया। डिंगल भाषा का संबंध किस रचना से है आपको बताना है। किस रचना से है भैया? किस भाषा से है? तो डिंगल भाषा का साहित्य किससे है? किससे होगा? राजस्थानी साहित्य से होगा। किससे होगा? राजस्थानी साहित्य से, नहीं ना कि अवधी साहित्य से। डिंगल और पिंगल दोनों राजस्थानी भाषा से ही संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं हमको। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? क्या बात है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? देखो, एक रसायन, रसक, इस प्रकार की उत्पत्तियों को माना गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, किसने माना था? कोई हमको बताए किसने माना था? किसने माना था? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना था। किसने माना था बाबू? रामचंद्र शुक्ल ने माना था। किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने माना था। रासो शब्द की उत्पत्ति पूछा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये अगर देखा जाए तो अभी तक 2-3 एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसने, आज हम रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? तो याद रखना, थोड़ा रसायन से रामायण शब्द आपको याद नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। अच्छा, रामायण के बाद किसके बारे में है? तो कहोगे राम के बारे में है। तो राम से याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने भैया? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर हमें बात करूं, इसके बाद में और हम थोड़ी उत्पत्ति देख लेते हैं कि किसने किसकी उत्पत्ति किससे किससे मानी है। ठीक है, देखो इधर लिखते हैं साइड में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ये रहा। तो सबसे पहले हमारी उत्पत्ति आती है, एक उत्पत्ति आती है रसायन से, मैंने बता दिया रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। एक आते हैं रासक। ठीक है, रासक से किसने मानी है? तो रासक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है कि रासक से उत्पत्ति हुई थी। किसकी? हजारी जो है रसायन रासो शब्द की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक थे हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, एक थे हमारे कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। और अगर हम बात करें तो राजा देश से किसने मानी है? राजा देश। राजा देश से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? तो राजा के देश में जाके गिरे थे, तो ये थे हमारे ग्रियर्सन साहब। कौन थे? ग्रियर्सन साहब राजा देश से मानते हैं। अगर पूछे आपसे रास शब्द से किसने मानी उत्पत्ति, तो ये ओझा। ओझा मतलब उनका पूरा नाम क्या था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा, ठीक है, ओझा जी ने माना है रास शब्द से उत्पत्ति। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लें, तो रहस्य से किसने माना है भाई? रहस्य से माना था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने माना था बाबू? राम कुमार वर्मा ने। आपको इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और हम बात करें तो राजसूय। ठीक है, राजसूय। ठीक है, राजसूय। ठीक है बाबू, राजसूय से किसने माना था? तो गारसादा तासी ने माना था। गारसादा तासी ने उत्पत्ति रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। और अगर हम बात करते हैं तो राजयश से किसने माना था? राजयश। ठीक है, राजयश से किसने माना था? तो डॉक्टर विंध्येश्वरी पाठक थे। डॉक्टर कौन थे? विंध्येश्वरी। कौन, क्या नाम है भैया? डॉक्टर विंध्येश्वरी पाठक। नाम क्या है? डॉक्टर विंध्येश्वरी पाठक। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इतनी आपको जानकारी जो देनी है, इतना मात्र तैयार कर लेते हैं तो आपका एक काम चल जाएगा। आपसे पूछे कि भैया रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी, तो बोलना रामचंद्र शुक्ल ने। रासक से किसने मानी, तो दो लोगों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र ने। राजा देश से किसने मानी थी? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने मानी। रास शब्द से उत्पत्ति रासो किसने मानी? हीराचंद ओझा ने मानी। और रहस्य से किसने मानी थी? तो रामकुमार वर्मा ने माना। राजसूय से किसने मानी थी? तो गारसादास तासी। और राजयश से किसने माना? विंध्युश्री पाठक ने। तो अगर अभी भी नहीं याद होता है तो ऐसे याद कर लें कि देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, विश्व में ऐसे हजारों लोग होंगे जो रास करते होंगे, रास करते होंगे। क्या? रास करते होंगे। कैसे करते हैं? तो विश्व में हजारों लोग ऐसे हैं जो रास करते हैं। बहुत बढ़िया। राजा के देश में लोग गिर जाते हैं, राजा के चरणों में लोग जो है गिर जाते हैं। तो भैया राजा देश ग्रियर्सन। रास मैंने कहा ओझा। बहुत लोगों को रास जो है भाती नहीं है, वो जो है रास से ओझल हो जाते हैं, ऐसे याद कर लो। रहस्य आपको पता है, राम को समझने के लिए आपको रहस्य को समझना पड़ेगा, उनके पहले रहस्य को समझना पड़ेगा। तो राम कुमार वर्मा रहस्य हो गए। राजसूय भी किसने माना? गारसादास तासी ने। राजयश से किसने माना था? विंध्येश्वरी पाठक ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद करने होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये आ रहा कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम आपको बताना है। देखो, भरतेश्वरी, बाहुबली रास, स्थूलबद्ध रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। तो भरतेश्वरी बाहुबली रास का जो समय है वो तो है 1184। स्थूलबद्ध रास जो आया था ये आया था 1209 में आया था, ठीक है। और नेमिनाथ जो रास आया था, नेमिनाथ जो रास था वो कब था? नेमिनाथ जो रास का समय था उसका समय क्या था? 1213 में था, ठीक है। और जो संगीत रत्नाकर है, संगीत रत्नाकर भी बहुत अच्छी रचना है, संगीत रत्नाकर, ठीक है। इसका समय देखा जाए तो 1210 से 1247 ईस्वी के समथिंग में लिखी गई थी। तो 1210 से, ठीक है, 1247, ठीक है। लिखा किसने था? तो एक थे पंडित सारंगदेव, ठीक है। कौन थे? सारंगदेव। कौन थे भैया? सारंगदेव। अब इनका समय आपको इस जो है निश्चित कर लेना है। भरतेश्वरी बाहुबली रास, ठीक है, स्थूलबद्ध रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर, ठीक है, संगीत रत्नाकर। थोड़ा देख लेते हैं। देखो, भरतेश्वरी बाहुबली रास रचना लिखा किसने था? तो किसने लिखा था? भरतेश्वरी बाहुबली शालिभद्र सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था बाबू? शालिभद्र सूरी ने, शालिभद्र सूरी ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट। स्थूलबद्ध रास किसने लिखा था? स्थूलबद्ध रास किसने लिखा था? तो स्थूलबद्ध रास लिखा था जिनधर्म सूरी ने। किसने लिखा था भैया? स्थूलबद्ध सूरी किसने? जिनधर्म सूरी। किसने लिखा था भैया? जिनधर्म सूरी ने लिखा था, जिनधर्म सूरी ने लिखा था। नेमिनाथ किसने लिखा था? सुमितगढ़ ने लिखा था। किसने लिखा था? सुमितगढ़। किसने लिखा था? सुमतिगढ़। किसने लिखा था? सुमितगढ़। अब मिला दे, सभी का समय मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले तो आएगा 1184, फिर सब में 1200, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए ही रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग इसके सभी उत्तरों को आप लोग जांच लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा खूब जाता है, इसीलिए मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? कई बार एग्जाम, अभी मैं तो इससे पहले मैंने इसकी कई बार चर्चा की है। तो कितनी बार? 10वीं शताब्दी, ठीक है। पुष्पदंत की जो रचना है एक बड़ी चर्चित है, जिसका नाम है आदि पुराण। क्या नाम है बाबू? आदि पुराण, ठीक है, आदि पुराण। और इनको शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने, किसने भैया? शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कोलयमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो राउलवेल, कोलयमाला कथा, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसका मतलब वर्ण रत्नाकर तो बाद में ही आएगी,
वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुलेमाला कथा। ठीक है, आप सभी को इनमें क्रम से लगाना है, जल्दी से बताएं। ठीक है, क्रम से लगाना है, इनको आप लोग क्रम से लगाएंगे। देखो, कुलेमाला जो कथा है इसका जो समय है वो है 9वीं शताब्दी में। ठीक है, देखो इसका समय क्या है, 9वीं शताब्दी। राउरवेल जो समय है इसका 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है इसका समय 12वीं शताब्दी है। क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय क्या है, 12वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से वर्ण रत्नाकर तो सबसे बाद में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी उत्तर सही है। अगर इनके बारे में बात करें तो देखो को जो है कुलेमाला कथा किसकी है, तो ये किसकी है भैया, उदयतन सूरि की है। किसकी है भैया, उदयतन सूरि। राउरवेल किसकी है, रोडा कवि की है। किसकी है, रोड कवि की है। याद रखना इसको चंपू काव्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर की है। किसकी है भैया, दामोदर की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर कवि की है। किसकी है, दामोदर कवि की है। ठीक है, चलो तो आपका ये उत्तर कौन सा इसका सही होगा भैया, तो ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो आपके सामने आ गया प्रश्न। ठीक है, कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, सबरपा। ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन इसमें क्या दिक्कत। देखो स्वयंभू की रचना का नाम पौमचर्यू, और स्वयंभू का समय क्या है, 783। ठीक है, पुष्पदंत याद रखना, पुष्पदंत की रचना कौन सी है, वो है महापुराण। कौन सी है, महापुराण। इनका समय क्या है, 10वीं शताब्दी है। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक लिखी थी। ठीक है, सबरपा ने क्या लिखी थी, चर्यापाद लिखी थी। राउरवेल किसकी रचना है, रोडा की है। किसकी है, रोड कवि की है। अब इनको मिला लीजिए, तो ए का हमारा दूसरा, ए का दूसरा किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो हमारी यही उत्तर इसका उत्तर कंफर्म हो गया, ए बी फॉर बंगाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भाई कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ठीक है, तो कर लेंगे, हमको मालूम है आप लोग बहुत अच्छे हैं, कर लेंगे। ज्योतिष ठाकुर नहीं, हमको पता है रोड कवि। देखो रोड कवि हमारे जो लिखते हैं वो लिखते हैं राउरवेल। तो डी का पहला हमको एक ही में मिला है, तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो 4 2 3 1। ठीक है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने कौन सी लिखी है, बीसल वर्ण रत्नाकर। कौन सी लिखी है, वर्ण रत्नाकर। दामोदर शर्मा, दामोदर भट्ट आते हैं। ठीक है, तो वो लिखते हैं कौन से, हमारे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल ने तो बीसल देवरासु लिखा ही है, तो सी का ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, खुमार रासो किसकी रचना है, मैंने आपको बता दिया। किसकी है भैया, दलपति विजय की है। किसकी है बाबू, दलपति विजय की है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखबानी के संपादक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोरखबानी के संपादक आपको बताना है कि जो गोरखबानी गोरखनाथ की जो थी उसका संपादन किसने किया था, उसका संपादन किसने किया था। उसका संपादन किसने किया था, हाँ ठीक है, उसका संपादन किसने किया था, आपको बताना है उसका संपादन किसने किया था, गोरखबानी का संपादन। देखो गोरखबानी का जो संपादन किया था वो किसने किया था, आप लोग जानते हैं किसने किया था, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। याद रखना इन्होंने सबसे पहले निर्गुण काव्यधारा, ठीक है, को सबसे ज़्यादा प्रचलित किया था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए,
सचन सकारे, यानी सजन सकारे मतलब सुबह सुबह, सजन सकारे मतलब सुबह सुबह जाएंगे और ये हमारी जो नैन है वो रो कर मर जाएंगे। ये किसकी पंक्ति है? तो बाबू ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो। किसकी पंक्ति है ये? अमीर खुसरो की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए। किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। खुसरो की रचना खालिक बारू वस्तुतः क्या है? पहेलियों का संकलन है, वह मुकरियों का संकलन है। किसका है? मुकरियों का संकलन है, या फिर फारसी हिंदी शब्दकोश है, या मनोरंजक परक रचना है। तो भैया आप लोग बता दें कौन सा है ये? फारसी हिंदी शब्दकोश है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है कि भैया कैसा है, कैसा है ये? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा, याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है भैया, प्रश्न बहुत दमदार है, कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। बताएं भैया, बताएं। तो आप लोग कहोगे क्या? नहीं कह पाओगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो नहीं माना, शिव प्रसाद सिंह नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं। भैया इसका जो उत्तर है वो आनंद कुमार स्वामी है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। इन्होंने जीव और परमात्मा, जीव और परमात्मा, भैया जीव और परमात्मा का रूपक माना। विद्यापति की जो पदावली, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक किसने माना है? तो आपको कहना है कि आनंद कुमार स्वामी। कौन थे? आनंद कुमार स्वामी ने जीव और परमात्मा का रूपक माना है। आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हठयोग का प्रभाव, आपसे पूछा गया क्वेश्चन हठयोग, कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? शंभू पर, घाघभंडरी पे, गोरखनाथ पे, या अध्ययमाण पर? किस पे पड़ा था? गोरखनाथ, क्योंकि हठयोग चलाया किसने था? ठीक है, हा और ठा। ठीक है, हा माने था सूर्य, ठीक है, और चा माने चंद्र। ठीक है, सूर्य चंद्र, इसी प्रकार का इसका उत्तर था। ठीक है, चलो, किसने किसने चलाया था? गोरखनाथ ने। हाँ, अब ये देखो आ गया। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे। अब आपको बताना है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो हमको पता है आप लोग नहीं बता पाओगे। बताओगे क्यों नहीं? देखो, खुमार रासो ये दलपति विजय की है, सब लोग जानते हैं। और ये लिखी कब गई थी? लगभग में सबसे पहले लिखी गई थी तो 9वीं शताब्दी के समय मानते हैं। ये तो 1212 की रचना है। चंदनबाला रास ये 1200 में लिखी गई थी, सीधे चंदनबाला रास 1200 में। पौमचरियु ये 783 में जब क्या नाम है स्वयंभू आए होंगे, इसी प्रकार से ये रचना लिखी गई है। तो हम मान के चलते हैं 783 समय। तो देख ले, सबसे पहले पौमचरियु ही रचना इसमें आई होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें सी दिख रहा है। ठीक है, तो पौमचरियु सबसे पहली रचना है। तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, बहुत अच्छी रचना है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है आपको बताना है। ये प्राण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है, या व्याकरण है? तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, प्रकरण व्याकरण बात की गई है तो क्या होगा? व्याकरण ही होगा। क्या होगा? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? व्याकरण ग्रंथ है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। सरहपा 769 हैं। हेमचंद्र 10वीं शताब्दी के कवि हैं। और सबरपा ये भी, इनका समय 820 उसके समथिंग में है, 820 या 840 के समथिंग में है। ठीक है, स्वयंभू ये 769 में आए, 783 में आए, 783 में आए। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन नहीं है। कौन नहीं है? हेमचंद्र जी नहीं हैं। कौन नहीं है भैया? हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10वीं 11वीं इनका समय है, वही 10वीं 11वीं समय में लिखे गए थे। 1110 या से 1020 या 1050 इस प्रकार का समय। फिलहाल 11वीं, 10 से 11वीं शताब्दी, 8वीं में तो ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं
कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मैथिली का, ठीक है, वर्ण रत्नाकर, कीर्तलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी, कौन सा है बताएं। अच्छा आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन से, दो कुछ साथ में चलेंगे। बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया था, तो आपके सामने दो प्रश्न है। अच्छा एक और हो सकता है, तीन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है, तीन तीन प्रश्न एक साथ में सॉल्व कर ले, क्या दिक्कत है, नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा, चलो दो तो अच्छे से हो जाएंगे। अब बताना है आपको, अब बताना है कि भाई मैथिली, देखो कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, मैथिली भाषा का वर्ण रत्नाकर है जरूर पदावली, पर प्राचीनतम ये है। कीर्तलता मैंने बता दी, विद्यापति की है। चर्यापद किसकी है, सबरपा की। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था, तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। किसने किया था, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। किसने किया था, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। इधर रखना, बौद्ध गान ओ दोहा, ठीक है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था, हरप्रसाद शास्त्री। प्रमोद चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया था। किसका, दोहा कोश का संपादन किया था। आपसे पूछा जाएगा कि दोहा कोश का संपादन किसने किया था, तो जो है प्रमोद चंद्र बागची ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्रश्न एक साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। दोहा या दोहा, क्वेश्चन है कि दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, तो किस भाषा का है, अपभ्रंश भाषा का है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है, तो आपको कहना है किसका कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है बाबू, रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं, हमको दो प्रश्न मिल चुके हैं कि संदेशड़ो सबिथरो पै मैं कहुड़ न जाए, और ये पंक्ति यूजीसी नेट में 2026 दिसंबर में पूछी जा चुकी है। जैसे मैंने ये पंक्ति देखी मुझे याद आ गया कि संदेशणौ सबिथरौ पै मैं कहड़ न जाए, जे कालुंगिल मोदड़ौ सो बाहि समाय। ये पंक्ति देखते ही मुझे बहुत पसंद आ गई है, और ये पंक्ति अध्ययमाण की है, ये हेमचंद की है, जो कि संदेश रासक, सॉरी अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जिनको अध्ययमाण भी कहा जाता है। अभी इसका मैं अर्थ आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब्दुल रहमान, इनका दूसरा नाम अब्दुल रहमान है, ये अपभ्रंश का है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि संदेशणो यानी संदेशा, कि मेरा संदेश, सब इथरो के सभी लोग, पाई मैं कहड़ न जाए, कि मेरा संदेश जाके कह देना। जो संदेश रासक की जो नायिका है, वो राह चलते, उसका जो पति है किसी दूर देश में गया हुआ है, बहुत दिन से आया नहीं, तो उसके विरह में ये जली जा रही है, और राहगीर जो चलते हैं उनसे सबसे कहते हैं कि जाके मेरे बारे में मेरे पति से जाके कह देना कि तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल है। तो क्या कहती हैं कि संदेशड़ो सबिथरो पै मैं कहड़ू न जाए, और जे काल अंगुली मुदड़ो सो बाहरी समाय, कि जो मैं राहगीर चलते हुए सभी से कहते हैं कि जाके मेरे पति के बारे में मेरे पति से जाके कह देना कि उन्होंने जो मुदरी मतलब अंगूठी जो दी थी उंगली में पहनने के लिए, मैं इतनी दुबली पतली हो गई, इतनी विरह में जल गई हूँ कि अब वही अंगूठी मेरे बाह में जाके समा रही है, ठीक है। ये किसकी पंक्ति है, तो अब्दुल रहमान यानी अध्ययमाण की ये पंक्ति है। बहुत अच्छी पंक्ति है, कई बार एग्जामों में ये पूछी जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी पंक्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये प्रश्न है भैया आपका, क्या है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। जसमैंग, जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रास, श्रावकाचार्य, नेमिनाथ रास। देखो एक चीज समझते हैं, नहीं पता हमको कौन सी किसकी है भाई, ये तो पता ना पृथ्वीराज रासो किसकी है, तो कह दो किसकी है, चंद्रबरदाई की है ना, ये रहा चंद्रबरदाई। तो बी का चौथा किस में मिल रहा है, बी का चौथा हमको मिल गया, किस में देखो, इसमें मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हमको सबको पता है श्रावकाचार्य ये किसकी रचना है, देवसेन की है, और लिखी कब गई थी, 933 ईस्वी में लिखी गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस
नेमिनाथ रास किसकी है भैया? ये सुमितगढ़ की है। कब लिखी गई थी? तो 1213 में लिखी गई थी। अच्छी बात है, सबका सन गुरु जी को याद है, याद नहीं याद किया है कभी बहुत ज़्यादा। ये पुष्पतंत्र हैं, इन्होंने आदि पुराण रचना लिखी थी। कौन सी लिखी थी? आदि पुराण और महापुराण जैसी रचना इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये इनका समय क्या है? अभी मैंने बताया 10वीं शताब्दी है, आप लोगों को याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्रावकाचार्य हमने बता दिया। अब कौन बताए हैं? जस मयंक जस चंद्रिका, याद रखना मधुकर की है, जस मयंक जस चंद्रिका। और एक है जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार की है। ठीक है, जस मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, और जयचंद प्रकाश आपसे पूछ ले वो भट्ट केदार की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2, 4, 1 यानी ऑप्शन बी फॉर बहुत अच्छे लगते हो। जय मयंक है। ठीक है, चलो, ये जय मयंक नहीं है, जस मयंक ही है, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जस मयंक जस चंद्रिका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये देखो आ गया। ओहो, समय तो आपको सभी का याद होना चाहिए। देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। अरे देखते ही मानो कि ये तो भाई 1184 में लिखी गई थी, ये 933 ईस्वी में आई थी। चंदनवाला रास ये 1200 ईस्वी में आई थी, और रेवंतगिरी रास ये 1213 में आई थी। अच्छा, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? ये सालभद्र सूरी की है। किसकी है बाबू? सालभद्र सूरी की है। श्रावकाचार्य किसकी है? देवसेन की है। मैं एकदम प्रश्न को आपके सामने तोड़ चुका हूँ। चंदन वाला रास किसकी है? आशु कवि की है। किसकी है भैया? आशु कवि की है। और रेवंतगिरी रास किसकी है? उदतन सूर्य की है। ठीक है, जिनधर्म सूर्य की है। किसकी भैया? जिनधर्म सूर्य की है। किसकी बाबू? जिनधर्म सूर्य की है। चलो, अब आप अपने हिसाब से समय लगा लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 933 श्रावकाचार्य कहीं दिख गया? ये देखो, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। आप देखो, समय से संबंधित खूब प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो कि आपको देखना होगा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। दोहा कोश, देखो आप नहीं मालूम है पर इतना पता है कि दोहा कोश लिखा किसने था? दोहा कोश लिखा था सरहपा ने, और जो सरहपा का समय माना गया है वो 783 है। कोई दिक्कत नहीं। श्रावकाचार्य किसकी है? 933 में किसने लिखा था? अब्दुल रहमान। हाँ, संदेश रासक अब्दुल रहमान की। किसकी है भैया? अब्दुल रहमान की। कीर्तलता ये 1200 के समथिंग में लिखी गई। तो इसमें सबसे पहली तो रचना दोहा कोश ही आएगी। ठीक है, दोहा कोश और श्रावकाचार्य, संदेश रासक, फिर कीर्तलता। 783 933। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। संत मत के, अच्छा, संत मत के अलावा प्रश्न है बाबू कि संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? बहुत बढ़िया, सिद्ध, जैन, ठीक है, या नाथ और या सखी संप्रदाय। तो शब्द का प्रचलन किस ग्रंथ में हुआ है? कोई बता सकता है? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो एक चीज़ समझना, मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया? देखो, एक तो सबसे पहली बात, जो संत मत थे यानी शब्द यानी पद मतलब गे पद। ठीक है, गे पद यानी गाने वाले पद। तो ये सबसे ज़्यादा देखो संत में तो हुए हैं, वही नाथ संप्रदाय में भी खूब किए गए हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय में भी किए गए हैं, इनका प्रचलन किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, चंदा, नागमती, राजमती, मालवाड़ी। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है। देखो, नागमती, चंदा तो चंदायन की है। चंदा किसकी है भैया? चंदायन की। नागमती किसकी है? पद्मावती की। किसकी है? पद्मावती की। राजमती किसकी है? वो बीसलदेव की है, बीसलदेव राजसो। तो अब देख लो, देखो
ए का दूसरा तो बाद में देख लेंगे, पहले नागमती देखते हैं क्लियर वाला, बी का पांचवा। तो बी का पांचवा हमको 2 में मिल गया, एक ये काट दो, एक ये काट दो, बहुत अच्छी बात है। राजमती बीसल देवरा से सी का पहला देख लेते हैं, तो सी का पहला हमको इसमें मिल गया, तो ए फॉर अब, ठीक है। तो ए दूसरा देख ले, चंदा चंदायन हो गया, ठीक है। नागमती पद्मावती हो गई, और राजमती बीसल देवरासो, और मालवाड़ी, मालवाड़ी किसकी हैं, ये ढोला मारूरा दुहा की हैं। किसकी हैं, ढोला मारूरा दुहा। अगर इनके रचनाकारों की बात कर ले तो बीसल देवरासो आप लोग जानते हैं किसकी है, नरपति नाल की है, सभी लोग जानते हैं नरपति नाल की है, ठीक है। और चंदायन तो अभी मैंने बता ही दिया है आपको, पृथ्वीराज आसो, सभी इनके बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ियो इसको, कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुनिया संतों की वाणियों और कृष्ण भक्त या रामानुगा भक्त मार्ग के साथ साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीत काव्य छहों यानी 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है, आपको बताना है यह कथन किसका है। तो आप लोग ये कथन बता देंगे कि ये किसका कथन है। किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का, बहुत अच्छा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उससे ज़्यादा अच्छा। रामविलास शर्मा, सबसे ज़्यादा अच्छा। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो ये जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है। इससे मिलता जुलता कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, पर वो रामचंद्र शुक्ल का है, पर ये जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा देखो आपके सामने, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो सीधे सीधे ऐसे ही कथन उसमें दिया हुआ है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, नाद कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 3, ठीक है। प्रकरण 3 को उठा के आप लोग देखेंगे तो उसमें ये शब्द आपको नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग, देखते हैं 44 प्रश्नों पे आ चुके हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साथ सुमिलित करना है। मेरा प्रबंध करो तो प्रबंध चिंतामणि, चम मिला लो आप लोग, थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ 20 सेकंड का, 1 2 3 4 18 20। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी है भैया, तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है कि मैंने कहा था ना, मैंने ट्रिक बनाई थी कि मेरा प्रबंध करो तो मेरु तुंग की है, बहुत बढ़िया। तो ए का दूसरा इसमें मिल गया, तो ये काट दो, ये काट दो, बहुत अच्छा। आगे रणमल छंद, ये श्रीधर की है ना। जयचंद्र प्रकाश किसकी है, एक जयमंग जस चंद्रिका किसके, भट्ट केदार की। तो ये तो सब लगे हुए हैं, जयचंद्र प्रकाश, ये देखो जस्म और दामोदर। तो अब ले लेते हैं हम ये मधुकर की हो गया। तो डी का तीसरा हमको ए में मिल गया, तो ऑप्शन ए फॉर आराम करो, ठीक है। तो अब करते हैं प्रबंध चिंतामणि किसकी हो गया, मेरुतुंग की। और रणमल छंद किसकी हो गई, ये मैंने कहा था आपसे श्रीधर की है। जयचंद्र प्रकाश किसकी है, ये भट्ट केदार की है। और जयमंग चंद्रिका किसकी है, ये मधुकर की है। दामोदर ने कोई रचना लिखी थी, वो उक्त व्यक्ति प्रकरण थी, वो अलग ही रचना है, ये अलग रचना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 प्रश्न लेते हैं। ये रहे आपके सामने आगे। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, पुरुष परीक्षा, ठीक है। ज्योतिश्वर ठाकुर की है, गोरखनाथ विद्यापति या फिर अब्दुल रहमान की है, बताएं भैया, ठीक है। तो पुरुष परीक्षा ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और विद्यापति की रचना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानता है, अप्रमाणिक ग्रंथ मानता है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या या फिर रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा या फिर डॉक्टर बुलार। आपको बताना है कि कौन कौन इनको अप्रमाणिक मानता है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को देखो किसने इनके 3 मत चले कि कुछ लोगों ने कहा कि प्रमाणिक है, कुछ लोगों ने कहा अप्रमाणिक है, कुछ लोगों ने कहा अप्रमाणिक है। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो मात्र आप क्या करेंगे, एक बुक आती है
डॉक्टर नगेंद्र और हरदाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, संपादन किया है, उसको जाके आप जब पढ़ेंगे पेज नंबर 302 पे, तो आपको तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भैया आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विद्वान थे जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले शामिल थे। तो ये देखो, ये चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको माना था। अब हम क्या करेंगे कि सभी देख लेते हैं कि किसने किसने क्या क्या माना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान थे। ठीक है, प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान थे, तो एक चीज़ हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो कवि थे उनका नाम था विष्णुलाल एक थे कौन, विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, कौन थे भैया, विष्णुलाल मिश्र ने प्रमाणिक माना है। और कौन मानते हैं विष्णुलाल पांड्या के अलावा, और मानते हैं कर्नल टांड ने माना है। और कौन मानते हैं, श्याम सुंदर दास ने माना है। किसने माना है भैया, श्याम सुंदर दास ने माना है, बहुत अच्छी बात है। और किसने माना है, ठीक है, तो मिश्र बंधु जी ने भी माना है। किसने माना है, मिश्र बंधु ने इनको प्रमाणिक माना है। तो मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है इसके बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और एक और हैं हमारे कौन, मोहनलाल। ठीक है, ये हैं विष्णुलाल मिश्र हैं, और एक हैं विष्णुलाल पांड्या। ठीक, याद रखना, मैंने इनकी बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है कि वो मेरी कसम का प्रमाण दे रहा है, तो वो से विष्णुलाल। ठीक है, कौन है भैया, विष्णुलाल, और माँ से कौन हो जाएंगे, मिश्र बंधु, और एक माँ से हो जाएंगे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और रा से कोई नहीं है, का से हमारे कर्नल टाड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कर्नल टाड, और सा से श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। तो विष्णुलाल मिश्र, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। ठीक है, क्या माना है, प्रमाणिक माना है। और देख लेते हैं, साथ में है अप्रमाणिक किसने माना है। सबसे पहले अर्ध प्रमाणिक को देखते हैं। अर्ध प्रमाणिक लिख देते हैं यहीं पे, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान थे, अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं मुनिजिन विजय मानते हैं। कौन मानते हैं भैया, मुनिजिन विजय ने माना है, बहुत बढ़िया। और एक हमारे कवि आते हैं जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और हमारे कवि आते हैं जिनका नाम है सुनीत कुमार चटर्जी। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी ने माना है। और एक मानते हैं दशरथ ओझा। ठीक है, दशरथ ओझा ने माना है। किसने माना है भैया, दशरथ ओझा ने माना है। मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा ने। मैंने भी इसकी भी ट्रिक बनाई है कि सुनीता ने 1000 रुपया दिए था मुनि को दशरथ से मिलने के लिए। सुनीता ने 1000 रुपये दिए मुनि को दशरथ से मिलने के लिए, दशरथ से। तो याद रखना कितने हो गए, अर्ध प्रमाणिक हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं अप्रमाणिक मानने वाले। कौन कौन है भैया अप्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन थे। तो इनमें सबसे पहला आपका नाम तो लिख लेना है रामचंद्र शुक्ल का। किसको लिख लेंगे, रामचंद्र शुक्ल लिख लेंगे। और एक कौन है हमारे बूलर हैं, कौन है बूलर, बहुत बढ़िया है कवि बूलर। ठीक है, और कौन है श्यामल दास हैं। कौन है भैया श्यामल दास, कौन है भैया श्यामल दास हैं। और एक कौन है हीराचंद ओझा हैं। कौन है, ओझा हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको गौरी शंकर हीराचंद ओझा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले आगे ये बहुत अच्छे हैं, प्रश्न आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का जो है सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम आपको बताना है, विद्यापति का सही अनुक्रम बताना है, विद्यापति का भैया सही अनुक्रम बताना है। विद्यापति का सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भैया कि रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम का है। देखो, एक कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा और फिर कीर्ति पताका। ये समय ये जो है दिया है वो किसने दिया है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने दिया है। बहुत बढ़िया। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने एक जो है पैरों में पंख बांधकर, और एक है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की बहुत अच्छी रेखा चित्र है, ठीक है, जिसमें रजिया पात्र है, थोड़ा बहुत अच्छा वो रेखा चित्र है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम में भी लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राउल बेल किसकी रचना है? राउल बेल रोड कवि की है, तो हमको एक आ चौथा देखना है। एक आ चौथा देखना है, तो देख लेंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ के, ये देखो अब दिख जाएगा राउल बेल, ठीक है। आ गया। एक का चौथा हमको एक ही में मिल रहा है, बी। तो याद रखना राउल बेल किसकी हो गई? रोड कवि की है। खुमान रासो आपको पता ही है, दलपति विजय की है। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की हो गई। और चंदनबाल रासा आंसू की है। योगचर्या किसकी हो गई? योगचर्या हमारी किसकी हो गई? डोभिपा की है। किसकी है भैया? डोभिपा की है। बहुत बढ़िया, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा की इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य हो अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। ये कथन किसका है? आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कथन किसका है? तो किसका कथन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बहुत बढ़िया कथन है ये। याद रखना कि कथा की परीक्षा, याद रखना कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य हो अधिक है। याद रखना ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र जो है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों और सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? बहुत बढ़िया। हमीर रासो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, या फिर बताएं किसमें हुआ है? तो किसमें हुआ? हमीर रासो में। किसमें हुआ? हमीर रासो में। याद रखना ये सारंगधर की रचना। किसकी है? सारंगधर की रचना है, इसमें हुआ है ये पंक्ति। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कथन। बहुत बढ़िया। किसका कथन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला अगर प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये देखो, मिलाना है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं है। विजय सेन सूरी किसकी है? विजय, देखो नरपत नाल की तो पढ़ी लोगे, जो है कौन सी हो गई? बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो। तो सबसे पहले हमको तीसरा देखना है, ठीक है। सालभद्र सूरी की कौन सी हो जाएगी? भरतपुर जो है भरतेश्वर बाहुविलास, तो तीसरा और 2 हो जाएगा। आशुक की कौन सी हो जाएगी? चंदनबाला रास, तो ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। 3, 2, 4 और हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? विजय सेन सूरी की कौन सी हो जाएगी? जो है रेवंत की रास, तो ये हमारा हो गया 32, 41 हम लोग देखेंगे जिसमें होगा, वही इसका उत्तर है। 32, 41 किस में मिल रहा है? ई का? नहीं, गलत कुछ हुआ है। अब देख लो, एक मिनट। देखो नरपत नाल की रचना कौन सी? बीसल देव रासो। तीसरा बी का तीसरा ये हमारा देखो 13, 24 आगे। हाँ सही तो थे,
अच्छा अच्छा ठीक है, 13-24, हाँ सही है। सालभद्र सूरी, भरतेश्वर बहुब्रास दूसरा, बी का तीसरा, ठीक है। और विजय चंद्र सूरी की पहली होगी रेवंत गिरिराज, ठीक है। आशुक चंदन बाला रास, ठीक है। डी का चौथा मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। सिद्ध हेतु आसन का एक रूप था, ठीक है। सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया थी। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग था, या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति थी। तो याद रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो कौन सा है भैया, बहुत अच्छे, याद रखना सिद्धि प्राप्ति, ठीक है। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री जो संसर्ग था उसी को महामुद्रा कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका बाकायदा वर्णन किया है। आप लोग जाके उस इतिहास को जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी समझ विकसित अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम क्या है, बताना है भैया, सही अनुक्रम बताना है। देखो राउलवेल कोलेमाला कथा वर्णरत्नाकर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में आई है, ठीक है। और कोलेमाला कथा ये हमारी 9वीं शताब्दी में आई है। राउलवेल ये हमारी 11वीं शताब्दी में आई है, ठीक है। तो इसी से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाएगी, कोलेमाला कथा। कौन सी आ जाएगी भैया, कोलेमाला कथा, ठीक है। सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाएगी, कोलेमाला कथा। तो कोलेमाला कथा देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ये हमारी 9वीं थी, ये हमारी 11वीं शताब्दी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये हमारी 12वीं शताब्दी है, और ये लगभग में 13वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इनसे संबंधित मैं रचनाकारों के बारे में बात कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हो, नहीं पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हो, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हो, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हो। क्वेश्चन नंबर 52 आपको बताना है, बताइए किस में लिखी गई हैं। तो बिल्कुल सही है, किस में लिखी गई बाबू, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, यानी अपभ्रंश से जो प्राकृत से जो पहली भाषा थी, ठीक है, तो उसी को प्राकृत के बाद की जो भाषा थी, और ये जो अपभ्रंश का जो पहली थी यानी अवट और मिला के दोनों के बीच की कड़ी थी, तो उसी को कहते हैं पूर्ववर्ती अपभ्रंश। याद रखना। और ये सिद्ध साहित्य हमारी संध्या भाषा में भी मिलता है, किसमें, संध्या भाषा में मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़े तो देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा कि घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोय करे, और परम महासुख एक कने दुरहि अशेष हरे। अब बहुत अच्छा कथन है, ये आपको मिलाना है भैया। क्वेश्चन है कि उपयुक्त दोहों में महासुख का संबंध किससे है। महासुख महासुहे का तत्सम रूप है, नहीं। महासुख वज्रानियों का एक परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है भैया कि महासुख का संबंध किससे है। देखो महासुख महासुहे का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही है। महासुख वज्रानियों का एक परिभाषिक शब्द था। महायान और वज्रयान 2 शाखाएं चली हुई थी, याद रखना। प्रज्ञा और योग से महासुख की संभव है, तो 1, 2, 3 ये तीनों उत्तर सही इसके। तो 1, 2 और 3 इसका उत्तर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मिलाना है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। अब ये पंक्तियां आपको मैं बता दूं कि सीधे सीधे क्वेश्चन में यूजीसी नेट जो इस बार एग्जाम में और जीआईसी डिग्री कॉलेज, इन दोनों में ये पंक्तियां सीधे सीधे ऐसे ही पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो आपको इनको तैयार करना होगा। देखो नागर बहिरे डोंबी तोहर कुड़ी छे, याद रखना ये पंक्ति किसकी है, नागर बहिरे। ये पंक्ति नगर, याद रखना, नगर से याद रखना कि नगर, हमारे नगर में कौन रहता था, कान्हा एक नगर में रहते थे। तो एक का दूसरा देखते हैं किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो पंक्ति हमारी कौन सी हो जाएगी, 2143 आपका।
का तरवर पंच विडाल। याद रखना, मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी कि लोई जब हम लोग, लोई जानते हो, आटे की लोई, आटे की लोई जानते हो नहीं जानते? आटे की लोई, आटे की लोई भी नहीं जानते होंगे, खाना ही नहीं खाते हो ना। तो आटे की जो लोई होती है वो जब बनाई जाती हैं तो एक साथ मैं 5 बना लेता हूँ ताकि आसानी रहती है खाने पीने में। तो याद रखना 5 लोई की बात हो रही है, तो पंच विडाल यानी लुईपा। ये पंक्ति किसकी हो गई बाबू? लुईपा की हो गई। किसकी हो गई बाबू? लुईपा की। ये पंक्ति किसकी हो गई? कन्हप्पा की हो गई। किसकी हो गई? कन्हप्पा की। कड़वा बोल ना बोले नार, ये पंक्ति तो सब लोग जानते हैं। मेरा जोबना नवेला भयो है गुलाल। याद रखना ये पंक्ति आप लोगों को, गुलाल जो शब्द है, ये गुलाल कौन खरीद सकता है? जो अमीर होते हैं। कौन होते हैं? हम गरीबों के बस की बात नहीं है गुलाल खरीदने के लिए। तो अमीर से याद रखना, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। किसकी पंक्ति बाबू? अमीर खुसरो की ये पंक्ति गुलाल वाली है। ठीक है। अब बची कौन? नरपति नाल। तो कड़वा बोल ना नारे बोल, ये तो हमारा तुस्सी का तीसरा ठीक है, डी का तीसरा, 80 का हमारा चौथा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिला लेते हैं, ये रहा नरपति नाल की पंक्ति। तो 21-43 ये पंक्तियों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन में कई बार एग्जामों में ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, ज्यों की त्यों पंक्तियां ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आसानी से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध और योगियों, याद रखना, हाँ क्वेश्चन है भैया कि सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन, देखो सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। ये जो शब्द है ना, ये ऐसे शब्द कौन प्रयोग कर सकता है? हमारे बाबा शुक्ला जी, उन्होंने एक ही काम किया है, लोगों पे कमेंट किया है और खतरनाक कमेंट किया है। ठीक है, कि ये ऐसे थे वैसे थे, अच्छे पीर के कवि थे, दर्द के कवि थे, बहुत खुल के बोला है रामचंद्र शुक्ल, डराते नहीं थे किसी से, हमारे साथ पढ़ते थे। ठीक है, तो याद रखना हमारे साथ नहीं पढ़ते थे, हमने उनको खुद ही पढ़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल, याद रखना कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे और इतिहास में आदिकाल इनका एक टॉपिक है। आदिकाल के 4 भाग इन्होंने किए थे, सामान्य परिचय दिया, अपभ्रंश काव्य दिया और देश भाषा। तो आपको जो इसको पढ़ना है तो ये अपभ्रंश वाला टॉपिक जाके पढ़ना, पेज नंबर देख लेना 57। ठीक है, 57 पेज नंबर पे आपको ये कथन जाके मिलना, पैरा नंबर 3। ठीक है, जाके पढ़ना, ये सिद्ध साहित्य के संबंध में ये क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा, हाँ सबसे अच्छी पंक्तियाँ आई हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करना है। पंडित शैल सत्य बखाड़िए, कि पंडित जो होते हैं ना सच सच बोलते हैं। अच्छा, ये किसकी पंक्ति है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ देते हैं। नौलख पातर आगे नाचे, अभी इससे पहले पंक्ति पूछी जा चुकी, देखो ये रही, नहीं इससे पहले कहीं एक पंक्ति क्वेश्चन में आ चुकी है। चलो आगे देखते हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे यर 13 लय जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आगे क्या कहते हैं कि 10-10 रुपया के नौकर, ये पंक्ति सभी लोग जानते ही होंगे। अब आ गया, ठीक है। तो पंडित शैल सत्य बखाड़िए तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं 12 बरस ले कुकर जीवे। ये पंक्ति किसकी है? ये है जगनिक की। तो ये रहा आपका 5वां नंबर। जगनिक मतलब परमाल रासु, जगनिक मतलब बाबू परमाल रासु। परमाल रासु का कहना का मतलब आलाखंड। क्या है? आलाखंड। आल्हा कहने से याद आता है वर्षा का। किसका आता है? वर्षा शब्द, यह क्योंकि ये वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। अच्छा, अगर कोई कह दे वर्षा शब्द तो वर्षा से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए, चाल से लियट। कौन आने चाहिए भैया? चाल से लियट। चाल से लियट्स की क्या बात हुई इसमें? चाल से लियट की बात यह है कि ये 1565 में क्या इसका जो है प्रकाशन करते हैं। तो आप देखते हैं सी का 5वां, सी का 5वां इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें है।
तो हम देख लेते हैं ए और डी उत्तर है। तो चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। पंडित शैल सत्य बखाड़िया, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको दिखेंगे ये सरहपा की है। किसकी है? तो ए का तीसरा देख लेते हैं। ए का तीसरा हमको मिलेगा कौन? ए फॉर आओ ना हम लोग चलें। ठीक है, तो याद रखना। अब इससे अगर हम बात करते हैं तो 3152, तो पंडित शैल सत्य बखाड़िया पंक्ति किसकी हो गई बाबू? कहोगे सरहपा की है। अरे वाह भाई, हमको याद आ गया। नौलख पात्र आगे नाचे, ये किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की है। किसकी पंक्ति भैया? गोरखनाथ की है। किसकी है? गोरखनाथ की। अच्छा बात है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया किसकी पंक्ति हो गई? जगनिक की हो गई। किसकी हो गई? जगनिक। आओ बज्जिन घोर निशान राज चौहान चहो दिस नरपति नाल, और कौन? पृथ्वीराज रासु। ये किसकी है? पृथ्वीराज रासु चंद्रबरदाई की पंक्ति है। तो ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आहा, क्या कथन! अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। कथन किसका हो सकता है? आप लोग बताएं किसका? राहुल संकृत्यान का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का? ऐसा कथन कौन कह सकता है? ऐसा कथन एक ही व्यक्ति हमारे पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में जवाब दा और धारादेही के रखने वाला कौन थे? बाबा रामचंद्र शुक्ल थे। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। देखो, ये तो आप लोग समझते हैं, देखते ही क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। फुटकल कवि, वो प्रकरण 4 पढ़ना है। और प्रकरण 4 में क्या है? देखो 4 परिचय, देखो ना, देखो एक बार। सामान्य परिचय, 4 ही भाग हुए हैं, तो सामान्य परिचय, अपभ्रंश भाषा, देश भाषा, फिर फुटकल। ठीक है, तो इसी फुटकल में इन्होंने कहा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? तो बोलो रामचंद्र सिया की जय। ठीक है, प्रकरण 4 में। किस में है? प्रकरण 4 में। क्यों प्रकरण 4 में है? देखो, रामचंद्र शुक्ल ना एक एक प्रकरण में ऐसी ऐसी बातें कह के चले गए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर आप पढ़ोगे, मन से पढ़ लिए रामचंद्र शुक्ल वाला हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप इतिहास की एक समझ अच्छे से बना सकते हो। अब फिर जब एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, उठा के टीप दो, सब सही हो जाएगा। हाँ, ये रहा आपके सामने कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे हम, क्या इसमें करें, हमको मालूम है कि निम्नलिखित में से रचनाओं को उनके रचनाकारों को सम्मिलित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम लोग। देखो, श्रावकाचार्य किसकी है? देवसेन की है। तो बी का 1 देख लेना हमको। बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको? बहुत अच्छा, इसको मिलाने का एक तरीका बहुत अच्छा है। फिलहाल एक ही से पता चला सकते, एक रचना पता होना चाहिए। तो श्रावकाचार्य मैंने कहा ना 933 में लिखी गई थी, देवसेन की रचना है। तो अब देख लेते हैं, दूसरा हो गया प्राकृत प्रकाश किसके? प्राकृत प्रकाश किसकी भैया? वररुचि की है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतिंग की है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? ये सोम प्रभु सूर्य की होगी, नहीं प्रेमचंद की है क्या? हाँ, डी का 5वां कुमार सोम प्रभु सूर्य की है। हेमचंद्र तो आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, हाँ ये रहा। देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दिव्याश्रय काव्य के रचयिता कौन है? देखो, इसी को द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है। इसके एक ही लेखक मात्र अभी तक हुए हैं, वो कौन है हमारे? कौन है भैया? हेमचंद्र। कौन है बाबू? हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इसी को दव्य स्वभाव प्रयास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? अब ऐसे प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। अब देखो, अगली बार मैं क्या करूँगा, नीचे टाइम लिख दिया करूँगा कि कौन सा प्रश्न किस साल में पूछा गया, ताकि आप लोगों की अच्छे से इसकी तैयारी हो सके। ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं भैया क्या है कि ये फारसी के बहुत, हाँ ये फारसी के बहुत
जानकार, देखो जानकार होना चाहिए था, जानकार। और अपने समय के नामी कवि थे। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार सहृदय थे, ये भी ठीक है। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाते थे, ठीक है। इनको पहेलियों और मुकरियों इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये तो बिल्कुल सही है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो 4 तो सब में है। और ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार सहृदय थे, दूसरा भी सही है। तो भाई 2 और कहाँ गया, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसका उत्तर कौन सा हो गया, 1, 2 और 4, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में ये कथन नहीं है, ठीक है, ये ठीक भी नहीं लग रहा है। तो 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ये रामचंद्र शुक्ल के इनके बारे में मान्यता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नागर बहरे डोबे तो हार कुड़िया चाहिए है, ये किसकी पंक्ति, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नगर में कौन रहता है, कान्हा जी रहते हैं, कनप्पा की पंक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गोरी सोवे सोज पर, बहुत अच्छी पंक्ति है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी तो जब उनको लिटाया गया तो कहते हैं खुसरो उनको देख के क्या कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, कि ऐसे हजरत निजामुद्दीन की औलिया की मृत्यु पर कहते हैं कि ऐसे सो रही है जैसे कि कोई गोरी सेज पर सो रही हो। खुसरो घर अपने की अब जो है रैन भई चौदेश, कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, ठीक है। तो याद रखना है पंक्ति अपने गुरु की मृत्यु पे इन्होंने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी थी, उनके अनुसार क्या वैसे भी थी, कितनी थी, 9 थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन थी भैया, 9 थी। चलो और बढ़ते हैं थोड़ा हम आगे, फिर से वही बात आ गई, यहाँ दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। दब बसाओ प्यास को गाथा साहित्य के प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वही लिखा तो ये उनकी थे हेमचंद उनकी, पर इसको जो रूपांतरित किया था वो माइल धवल ने किया था। किसने किया था, माइल धवल ने किया था। बाबू किसने किया था, माइल धवल ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों को सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है, तो किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है, बहुत रामचंद्र शुक्ल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। देखो अभी इससे पहले इनके बारे में एक कथन पूछा जा चुका है, दोबारा फिर देखो। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था। हाँ ठीक है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, बिल्कुल सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए। देखो धर्म के उपदेशक तो ये कतई नहीं थे, ठीक है। धर्म के उपदेशक ये नहीं थे, बाकी कोई हो सकता है, पर ये धर्म के उपदेशक नहीं थे क्योंकि ये मनोरंजन के लिए लिख रहे थे। तो इन 1, 2 और 3 ये तीनों बातें सही हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कही हैं। आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो फिर अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि अमीर खुसरो के बारे में, उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी की कवियों में एक थे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। जिसमें 4 हो काट दो, जिसमें 4 हो काट दो। 1 और 2, 2 और 3, ठीक है। पटियाला नहीं, पटियाले में हुआ था, तो 2 और 3 इसका उत्तर सही होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ऐसे भी नहीं कर सकते थे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो
में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया? ये बहुत अच्छे। देखो मुख्यतः अगर छंद पूछता है तो आपको कवित्व लगाना है। वैसे किया तो सबका है, पर मुख्यतः कवित्व छंद का प्रयोग किया है। किसका छंद प्रयोग किया भैया? कवित्व छंद का। निम्नलिखित में से कौन चंदनमाला रास के रचयिता है? बंदन नहीं, ये चंदन है। ठीक है, कौन से भैया? चंदन है। चंदनमाला रास की रचना कौन है? अशोक हैं। और ये लिखी कब गई थी? 1200 में लिखी गई थी। किसमें? 1200 में। ठीक है, मैंने बताया था 1200 में लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है रचना ये। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं क्योंकि ये सरल सरल क्वेश्चन है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? देखो जन्म काल के अनुसार हमको बताना है। अब हमको पता है कि स्वयंभू का समय 769 है। ठीक है, हेमचंद्र हमारे 10वीं शताब्दी के 10 से 11वीं में आए थे। ठीक है, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में, लोईपा 820 उसके समथिंग में थे। ठीक है, 820-840 में समथिंग में थे। तो सबसे पहले तो हमारे स्वयंभू ही आएंगे। तो ऑप्शन 2 देख लो, पहले देखो किस में है, ये वाला मिल गया 2। ठीक है, तो 2 हमारा सबसे पहले वाला ऑप्शन 2, 1, 4 और 3। ठीक है, तो 2 फिर 1 ये भी ठीक है, फिर 4 पुष्पदंत ये भी ठीक है, फिर 3 हेमचंद्र। हेमचंद्र सबसे लास्ट में जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नैष साहित्य या लौकिक साहित्य? तो ये किसमें किया गया है? सिद्ध साहित्य में किया गया है। किसमें किया गया है भैया? सिद्ध साहित्य में किया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इनसे के बारे में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई बहुत बढ़िया रचना है। देखो क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? केवल कवित्व की रचयिता नहीं है, इन्होंने केवल कविता नहीं की, तो पहले ही देखते काट सकते हो, 1 काट दो नहीं है। ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकवि बिल्कुल हैं, तो 2 किस में मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो ये वाला काट दो। बहुत बढ़िया। अब हमको 3 और 4 देखना है। केवल दूहा और तुमर, जहाँ देखो एक चीज़ से क्लियर बात है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मैं एक बार कह देता हूँ कि 4 कथन अगर दिए हों, ये मेरा अनुभव है, और कई एग्जामों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यूजीसी नेट जेआरएफ को ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, वनडे एग्जाम जिसमें व्याकरण पूछी जाती है, अच्छे व्याकरण भी मेरी इसी प्रकार की है जैसा मेरा साहित्य है। ठीक है, क्योंकि एग्जामों को मैंने पढ़ाया है भी, ये साहित्य दरोगा, तो उसमें क्वेश्चन आता है कथन, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। मान के चलो कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, 3-4 शब्द, एक इनको शब्द नहीं कह सकते हो, निपात कहते हो। भी, केवल, मात्र, ही, इनको निपात कहा जाता है। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है बाबू? निपात। ये निपात है। ये जिस भी वाक्य में लग जाएं वो वाक्य को नकारात्मक भाव देने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, ठीक हो। ऐसे जैसे मतलब लड़कियाँ होती हैं ना, कोई बहुत सारी लड़कियाँ नहीं लड़के भी होते हैं कि मैं ही सुंदर हूँ, नहीं तुम सुंदर हो ठीक है, बाकी और लोग भी सुंदर है। ये ही शब्द ना घमंड दिखाने लगता है, इसीलिए इससे बनने वाला वाक्य ही अशुद्ध हो जाता है। भी, मात्र, ठीक है, ये केवल, तो इसी प्रकार ऐसे शब्दों को देखते ही आप ही उस वाक्य को गलत मान सकते हो, ये भी वाक्य गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने बेशक कह दिया हो पर फिर भी गलत है। ठीक है, तो तीसरा का अर्थ किस में है? तीसरा किस में मिला? इसमें मिल गया ऑप्शन नंबर 2 और 4 एकदम से। हिंदी के प्रथम का महाकवि और व्याकरण में ये पारंगत है, क्योंकि इनके ऊपर इष्ट देवी का वरदान था इनको कि अदृश्य रचना भी क्या नाम है कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब समय से शुरू हुआ है भैया, अब समय आपको बताना है। कौन सी रचना और समय के साथ सुमेलित नहीं है? उपदेश रसायन रास 1113, प्रबंध चिंतामणि 1304, ये तो सही है। कुमारपाल प्रतिबोध 1184, चिंतामणि 1304, ये चिंतामणि कहाँ से आ सकती है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल में लिखी थी, तो ये कहाँ से आ सकती है? ये तो खैर कतई नहीं है। ठीक है, देखो चिंतामणि है। ठीक है, उपदेश रसायन रास जो ना 1113 में नहीं है, ये 1184 के समथिंग में ये लिखी गई है, जब उस टाइम वो लिखी गई थी। प्रबंध चिंतामणि 1304 में सही है। कुमारपाल प्रतिबोध नहीं, ये 1184 में नहीं है, ये भी नहीं है।
उपदेश रसायन रास, अच्छा चिंतामणि 1304, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उपदेश रसायन रास, इसका जो समय आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं आपको इसका समय बता रहा हूँ। इसका समय जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारी रचना, फिर समय आ गई। देखो इन हम रचनाओं के समय देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज गौर करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 पे आप लोग गौर करें, ये वाला क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, आप लोग उठाना पेपर दिसंबर 2024, ठीक है, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर, ये पेपर उठाना जाके आप लोग, और उठाना उसमें देखना समयों को दिया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2018-17 का क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर PYQ अच्छे से किए जाएं, ठीक, विद समय के साथ, तो आने वाले एग्जामों में बड़ी हेल्प होती है। देखो यहाँ पे श्रावकाचार 934 में नहीं, 933 में आई थी, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली राज 1184, ठीक है। चंदन वाला राज देखो 1200, समय सही है। रेवंत गिरिराज 1231 सही है, यानी श्रावकाचार का ही समय अशुद्ध है, ठीक है। श्रावकाचार का समय जो क्या है वो अशुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं कौन सी रचना समय के साथ सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो स्थूल बद्ध रास पूछा है, देखो स्थूल बद्ध रास, नेमनाथ रास 1213 में है, नेमनाथ फागु 1350 में, ये भी सही है। स्थूल बद्ध रास जो 1210 में नहीं है, ये लिखी गई है आपकी स्थूल बद्ध रास, हम्म, 1209 में, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था ये 1209 में। बाकी आबू रास 1232 में लिखी गई है, नेमनाथ रास 1213 में लिखी गई है, तो ये सुमेलित नहीं है। और नेमनाथ फागु कब लिखी गई है, 1350। इन समयों को खूब याद रखो, क्योंकि खूब पूछे भी जाते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है UGC नेट 2, अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। रेवंत गिरिराज की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 में की थी, अच्छा देख लेते हैं। नेमनाथ राज की रचना सुमितगण ने 1213 में की थी, ये तो बिल्कुल सही है। स्थूल बद्ध राज की रचना जिनधर्म सूरी ने 1209 में की थी, सही है। श्रावकाचार की रचना देवसेन ने 913 में नहीं 933 में करते हैं, ठीक है। चंदनमाला राज की रचना आशुक ने 1204 में नहीं 1200 में करते हैं। अब इसके अनुसार आप मिला सकते हैं, ठीक है। देखो पाँच अशुद्ध कौन कौन सा है, सत्य आपको अशुद्ध बताना, तो चौथा अशुद्ध हो गया, पांचवा, तो 4 और 5 जिसमें मिल जाए, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसको भी काट दो। और आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा एक लास्ट और है, अच्छा हाँ, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये है, तो हमारा बच रहा है 2 और 3। 2 और 3 देखो पूछा आप क्या था, आप देख लेते हैं सत्य कौन से है, तो 2 और 3 हमारे सही हैं, 2 और 3, ठीक है। नेमनाथ रास देखो 2 हमारा और 3। नेमनाथ रास की रचना सुमितगण ने 1213 में की थी, स्थूलबद्ध जिनधर्म सूरी ने 1209 में की थी। तो रेवंत गिरिराज का समय जो क्या है वो 1231 है ना, रेवंत गिरिराज का समय क्या है 1231 हमने बताया था, ठीक है, 1231। ये सभी क्वेश्चन आपके, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये सेटअप ऐसे आ चुका है आपके एग्जाम में। अभी पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन समयों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने कहा 1231, 1213 ठीक है, 1209 ठीक है, श्रावकाचार 933 सही है भैया, और चंदनमाला रास ये 1200 इसका समय सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर सकते हो। रचनाकारों का युग्म सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरुतुंग की रचना कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि, तो 2 का कौन सा युग्म सुमेलित कीजिए। अच्छा इधर तो लिखा ही नहीं है, ABC करके लिखा होता तो ज़्यादा आप लोग कर सकते थे, है ना, इसीलिए। अच्छा मैं कर देता हूँ, देखो समझना,
इधर भी अगर लिखने में 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कुछ ये क्वेश्चन ही डाउट में चल रहा है, क्वेश्चन की भाषा ही नहीं समझ, रचनाकारों रचना का युग्म सुमेलित कीजिए, ऐसा होना चाहिए कि सुमेलित है, ऐसे बनाओ सीधे। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देखा जाए तब तो कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। सुमेलित है, देखो मेरुतुंग की रणमल छंद नहीं है, काट दो। नरपत नाल की बिसल देवरासो है। श्रीधर की प्रबंध चिंतामणि नहीं है। भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश मधुकर की है जिसमें चंद्र का, हाँ ये भी है, ठीक है। तो ये 2 कट गए, 2 और 4 काट दो, इसमें है 2 2 2, तो ऑप्शन बचा क्या 1 3 और 5 सम्मिलित करना है। सोम परमेश्वर की कुमारपाल प्रतिबोध है, ठीक है। और 3 हमारा कौन सा हो जाएगा, नरपत बिसल देव रासो है। और 5 हमारा कौन सा हो जाएगा, भट्ट केदार है, ठीक है। अब इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ये सभी क्वेश्चन इतना याद रखना कि पीछे 25 में क्वेश्चन पूछे गए यूजीसी नेट में। आप देखो ये हमारे एग्जाम में आया था जून दिसंबर 2024 में, क्वेश्चन इसी प्रकार से तब आए थे, ठीक है। कि चंद्रमाला रास की रचना का समय क्या है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, 1200 में हुई थी। क्या कब हुई थी भैया, 1200 में। ढोला मौरा दोहा के ढोला के पिता का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया है दमदार। आपको मैं बता दूं, आप पूछोगे ये कहाँ पूछा गया है, गुरुजी ये जीडीसी उठा के पेपर देखना, 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जीडीसी में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन थे ढोला मौरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या था, राजा नल नाम था। क्या नाम था, राजा नल नाम था। क्या नाम था भैया, राजा नल नाम था। क्या नाम था। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, याद रखना। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। या मान्यता किस विद्वान की है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। किसके कथन, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त ये अब सभी कथन ये जो होंगे क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी इतना ये मान के चलो कि जीडीसी जीएस डिग्री कॉलेज के ही क्वेश्चन है ये, वहीं से मैंने उठाए थे। नाथपत सिद्धों की परंपरा से ही छठ का निकला है, कथन किसका है, आप लोगों को देख के निकालना है किसका है। रामकुमार नहीं मिले, रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उससे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है, आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना भी है, ठीक है। पढ़ना जाके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि लिखा है बच्चन सिंह ने। उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उससे आध्यात्मिक है ना, खजुराहो के मंदिर से जो है होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है, आपको देखते ही लगा देना है कौन, सरहपा। कौन है भैया, सरहपा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, किसकी है, सारंगधार धनपाल जिन दत्त सूरी की है। किसकी है भैया, जिन दत्त सूरी। देखो एक तो है जिन धर्म सूरी, वो है जिन धर्म सूरी, जो आप लोग सोच रहे हो वो जिन धर्म सूरी जिन्होंने स्थूलबद्ध रास लिखा। इन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा जिन दत्त सूरी, ठीक है, जिन दत्त सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म के उपदेशक थे। यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी हो सकती है, आप लोग देखते हैं किसकी है, रामचंद्र शुक्ल के। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोम प्रभु सूरी की है। किसकी है भैया, सोम प्रभु सूरी की है। किसकी है, सोम प्रभु सूरी की है। किसकी है, सोम प्रभु सूरी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों और योगियों, क्वेश्चन है भैया कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है, बहुत अच्छा कथन है ये देखो यहाँ से, कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणी। देखो वही दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा। यूजीसी नेट में 2010, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे नहीं, आप मानोगे नहीं, मेरी बात ही नहीं मानोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बात मानोगे नहीं तो मुझे दिखाना पड़ेगा, मेरी बात आप मानोगे नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन उठाओ। सिद्ध और नाथपंथी योगियों के चिंतन की विवेचन करते हैं, किसने कहा है कि
उनकी रचनाओं के जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों और अनुभूतियों दशाओं में कोई संबंध नहीं था। देखो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है और यही प्रश्न जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम नेट का पढ़ रहे हैं तो हम जीडीसी का हमारा सिलेबस सब वही है बाबू, कुछ अलग नहीं है आपको पढ़ना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास वही है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाबू वही है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास वही है। देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। अब ये यूजीसी नेट और जीडीसी में दोनों में पूछा गया है। आप कौन कह सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पीवाईक्यू? सभी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, डी, ट्रिपल एसबी, जो कुछ भी बनाए, सभी के पीवाईक्यू जरूर हल करनी चाहिए विद व्याख्या के साथ। आपको अगला एग्जाम जब भी देंगे आपको क्वेश्चन तो मिलना तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयचंद प्रकाश किसकी है देख लेंगे आप लोग। जयचंद प्रकाश किसकी है आप लोग कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। प्यू चित्तौड़ न आऊ, बहुत अच्छी पंक्ति है। देखो क्या कहते हैं पंक्ति, रचना देखो क्या है कि प्यू चित्तौड़ न आओ सावन पहली तीज, और जुवी बाट बिरहनी खिन खिन अन में खीज, और संदेशो पिन साहिबा पाछो फिर न दे, और पछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। क्या पंक्ति है, उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो आपको कहना है किस पंक्ति है? खुमार रासो। किसकी है ये? खुमार रासो की पंक्ति है, आपको पढ़ना है ऐसी पंक्तियाँ। अभी मैं पढ़ाऊंगा नागमती वियोग खंड, इसके 1-2 दिन में मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, ठीक है। मजा आना है, पैसे वापस, मगर पैसे देने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप देंगे नहीं तो फिर मांगने लगे। आगे बढ़ते हैं। चर्यापद किसकी रचना है? सफर पर के आगे बढ़ जाता हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, मैं क्या करूँ? क्वेश्चन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। वो वागजाल, वाक शब्द देखो, वाक प्लस जाल। अब सबसे पहली बात तो इसमें संधि कौन सी है, संधि देख लेते हैं। देखो भाई, अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है तो पहला वर्ण जो होता है अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा व्यंजन संधि का एक छोटा सा नियम है, ठीक है। ये व्यंजन संधि का देखो, तो का परिवर्तन किसमें हो रहा है? गा में हो रहा है। तो वाक मतलब होता है वाणी, बोलना, ठीक है। जाल, शब्दों का जाल, ठीक है। वागजाल मनुष्य की को दुर्गति, हीनता और परमुख अपेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त ना बना सके, तो उसके हृदय का पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बहुत अच्छा कथन है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बीसल देव की रासों की नायिका कौन है? बाजमती। यहाँ आगे बढ़ जाता है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल बेठिकाने उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खमीर रासो या फिर खुमार रासो। आपको बताना है किसके बारे में ये कथन कहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में कहा भैया? पृथ्वीराज रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? पाहुड़ दोहा, ठीक है। कौन से? पाहुड़ दोहा। अच्छा, हाँ। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ पूछा है, तब भी ये पाहुड़ दोहा। इसमें हुआ है, पहुंचरी में हुआ है, महापुराण में हुआ है, पाहुड़ दोहा में इसका प्रयोग कड़वक शैली। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कड़वक शैली क्या होती है ना, मैं बता देता हूँ कड़वक शैली क्या होती है।
देखो, कड़वक शैली कह सकते हैं, कड़वक पद्धति कह सकते हैं। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, ठीक है, उसमें भी कड़वक पद्धति का प्रयोग किया गया। कड़वक पद्धति उसे कहा जाता है जब 7 चौपाइयों के बाद, ठीक है, एक दोहा का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम जो है एक अर्धाली बोलते हैं, इसी को हम कड़वक पद्धति कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रखते हैं भैया। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, जो है सिद्धों के बारे में कहा गया। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए, सुमिलित करते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन है दमदार। गोरखनाथ और उनका युग, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये अभी इस बार की यूजीसी नेट, इस बार की यूजीसी नेट में, इस बार मतलब दिसंबर 2025, वो 26, ठीक है, जो जनवरी में पेपर हुआ, उसका ये क्वेश्चन है, मैंने उठाया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसको तो पढ़ना ही है क्योंकि ये क्वेश्चन नया है और नए नए क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछता खूब जाता है। अच्छा, इसमें आप लोग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि गोरखबानी का संपादन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहले कि गोरखनाथ और उनका युग, ठीक है, ये किसका है? रांगे राघव, यहाँ पे सामने लिख देता हूँ क्या, ठीक है, ये है रांगे राघव। गोरखनाथ और उनका युग, ये किसका है? रांगे राघव, याद रखना, इनकी रचना है रांगे राघव। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय किसका है? नाथ संप्रदाय पे किसने लिखा है? तो नाथ संप्रदाय पे लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, SPD, ठीक है, किसने लिखा था भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इस पे किसने लिखा है? तो इस पे किसने लिखा है भाई? वो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। मैंने कहा था इनके बारे में, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखा था। और सिद्ध साहित्य में के बारे में धर्मवीर भारती ने लिखा था। तो ये उत्तर आपको मिल रहा है 24-13, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत घूमना है मुझे। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसके दामोदर के? आगे बढ़ जाता है। रणमल छंद किसके? श्रीधर की है। चंदनमाला रास किसके? आशुक की है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। ये हेमचंद्र सूरी, सालभद्र सूरी, जिंद सूरी तो हो ही नहीं सकते। कौन है? धर्मसूर सूरी। कौन है भैया? धर्म सूरी। कौन है भैया? धर्म सूरी। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? ये बहुत अच्छी रचना है भाई। नेमचर्य या नेमनाथ चौपाई, याद रखना, नेमनाथ चौपाई एक रचना है। कौन सी है? नेमनाथ चौपाई। उसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा। बीसल देवरासो का अंगिरस कौन सा है? अंगिरस इसमें श्रृंगार है। गोरखबानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, आप लोग पढ़ चुके हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। हे भगवान, खुसरो की पंक्ति है, ठीक है। किसकी पंक्ति है? अच्छा, आज पूछा आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, कौन से है? परमाल रासो। बढ़ जाओ, बहुत अब सरल। ये सब 86 डिग्री कॉलेज के क्वेश्चन है। सोचो, नेट के पढ़ने वाले व्यक्ति जो नेट JRF की तैयारी करते हैं, आप इतना मान के चलो, अगर आपने अच्छे से नेट JRF की तैयारी की है, मन से, दिल से, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई पेपर रोक नहीं सकता, सभी पेपर निकल जाएंगे। मगर रिवीजन में हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, तो JRF हो गया, पता चले बैठे हैं 2 महीने 1 साल से पढ़ाई नहीं है, तो आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। अगर रिवीजन में हो, जैसे आप JRF को पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं अच्छे से। देखो ये पेपर हैं कितने हल्के हल्के, ठीक है, खुशी खुशी पेपर कोई कर दे। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? सालभद्र सूर्य की, पढ़ चुके हो। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया था? जलंधर नाथ नहीं, गोरखनाथ ने। सब लोग जानते हैं भाई, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? देखो, ये खुमान रासो देख लेते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो नहीं, बीसल देव रासो। क्यों? आप पूछोगे क्यों? आपको पता होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे, ठीक है। तो बीसल देवरासों को 4 खंड में बांटा है इन्होंने, 1, 2 और 3 और 4। इसमें सबसे पहले तो उनका मिलन होता है, दूसरे में शादी होती है, तीसरे में कुछ कह देते हैं भाग जाते हैं उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से ये नहीं, इसमें होता है इनका विवाह, इनमें होता है विवाह राजमती और, बता देता हूँ, राजमती और ये कौन है? बीसल देवरा,
राजा कौन? बीसलदेव। पहले खंड में इन्होंने विवाह किया, सबसे पहली गलती इन्होंने यही कर दी। दूसरे खंड में इनमें नोक झोंक हुई। क्या हुई? नोक झोंक हुई। तो ये नाराज होके चले गए कहाँ? उड़ीसा। 1 साल के लिए जाते हैं। तीसरे में इनको अब विरह होता है, रोती हैं, रोती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं। चौथे खंड में ये आते हैं, फिर उनको जाते हैं नैहर और राजमती को वापस लेके आते हैं। तो बस यही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, फायदा का क्या क्या मतलब था इस लिखने से? आगे बढ़ते हैं।